माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइंस क्लासेस। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो यहाँ पे एमसीक्यूज का जो मैंने रेफरेंस जो मैंने सोर्स लिया है वो है डॉक्टर अली ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। मेरे पास ये लेटेस्ट एडिशन है, इससे हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। 60 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा है। जो लॉन्ग सिल्की हेयर कमिंग आउट ऑफ द कोब ऑफ मेज आर, मेज का जो कोब होता है उससे लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर काफी सारी निकली होती हैं, ठीक है ना। बेसिकली वो है क्या, तो बेटा वो लॉन्ग स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं, ठीक है ना। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा, कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा हुआ है फॉल्स स्टेटमेंट। जब भी तुम पेपर में इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो तो फॉल्स स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, सबसे पहले उसी को टिक कर लिया करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। अब इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला आर फ्रेश वाटर प्लांट। बिल्कुल सही है बेटा, ये दोनों प्लांट हमारे कैसे हैं, फ्रेश वाटर प्लांट है। वाइल सी ग्रासेस, जिसको हम जोस्टेरा भी बोलते हैं, ये एक मैरीन वाटर प्लांट है, ठीक है ना। यानी कि हमारी जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। उसके बाद में वेलिसनेरिया इज एपीहाइड्रोफिलस। एपीहाइड्रोफिलस मतलब कि ऐसा प्लांट जिसमें पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पे होता हो, ठीक है ना। एपीहाइड्रोफिलस का मतलब है जो पॉलिनेशन होगा बेटा, पॉलिनेशन कहाँ होगा, सरफेस पर, ठीक है ना। वाटर की सरफेस पर पॉलिनेशन होगा। और ये बिल्कुल करेक्ट है। वेलिसनेरिया एक एपीहाइड्रोफिलस है, वाइल जोस्टेरा जो कि एक मैरीन प्लांट है, इसमें हाइड्रोफिलस अंडर द वाटर पॉलिनेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिलस। और जो जिनका पॉलिनेशन, जिन प्लांट्स का पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पर होता है, तो उसको हम बोलते हैं एपीहाइड्रोफिलस, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद में पॉलिनेशन इन वाटर लिली, बिल्कुल वाटर लिली और लोटस, लोटस को निम्फिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इकॉर्निया, इकॉर्निया मतलब कि वो इकॉर्निया को क्या बोलते हैं, वाटर हाइंसिथ, या फिर टेरर ऑफ बंगाल भी इसका एक नाम है। टेक प्लेस बाय इंसेक्ट्स और विंड, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बेटा। यहाँ पर इंसेक्ट्स, बायोटिक मेनली इंसेक्ट्स के थ्रू यहाँ पर पॉलिनेशन होता है, या विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ठीक है ना। वाटर प्लांट है लेकिन वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं हो रहा, इंसेक्ट और विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड, बिल्कुल मतलब मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, जो पॉलिनेशन होता है बेटा, जो पॉलिनेशन होता है बेसिकली वो एक तो बायोटिक एजेंट्स होते हैं, ठीक है ना, और एक एबायोटिक एजेंट्स होते हैं। पॉलिनेशन के लिए दो चीजों पे निर्भर होता है पॉलिनेशन, या तो बायोटिक है, बायोटिक एजेंट्स है, ठीक है, और या फिर एबायोटिक एजेंट्स हैं। एबायोटिक एजेंट्स में वाटर हो गया, विंड हो गया, ठीक है ना। और बायोटिक एजेंट्स में जो भी एनिमल्स वगैरह हमारे हनी बीज और बैट्स हो गए, बर्ड्स हो गई, ठीक है ना, इनके थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो जो एबायोटिक जो पॉलिनेटर्स हैं, एबायोटिक में विंड, विंड सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा विंड से पॉलिनेशन देखने को मिलता है एबायोटिक में। वाटर से पॉलिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है, वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि जो प्लांट्स वाटर, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें भी पॉलिनेशन किससे नहीं हो रहा है, वाटर से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उनके पास उनका भी जो पॉलिनेशन हो रहा है वो भी पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद में इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड बाय वेटिंग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ म्यूसिलेजिनस कवरिंग। देखो जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज है, ठीक है ना, कुछ ऐसी स्पीशीज जिनका जो पॉलिनेशन हो रहा है वो वाटर के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। तो जो उनके पोलन ग्रेन्स होंगे, उनके पोलन ग्रेन्स को वो प्रोटेक्ट करने के लिए एक म्यूसिलेज की, किससे, वेट वेट ना हो, मतलब पानी में वेट ना हो, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर एक लेयर होती है म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस की, ठीक है ना, जिससे जो पोलन ग्रेन है वो वेट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ दे दिया, लेकिन क्या होना चाहिए था, अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट होती तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ होता, ठीक है ना। यहाँ पे इन्होंने एब्सेंस ऑफ दे दिया है, इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट गलत गलत हो गई है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसने फॉल्स पूछा था तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है ना, बिल्कुल। उसके बाद में इन हाइड्रोफिलस प्लांट पोलन ग्रेन आर स्फेरिकल, तो हाइड्रोफिलस प्लांट के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, तो नहीं बेटा, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट भी गलत है। जो हाइड्रोफिलस प्लांट होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है ना, उनके पोलन ग्रेन रिबन लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं। तो स्टेट यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन टेप ग्रास वेलिसनेरिया को, टेप ग्रास को ही हम वेलिसनेरिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें इसने बोला है कि जो वेलिसनेरिया का जो फीमेल फ्लावर होता है वो सरफेस, वाटर की सरफेस तक पहुंच जाता है, मतलब एक लॉन्ग स्टॉक का फॉर्मेशन करेगा और वाटर की सरफेस तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। एंड मेल फ्लावर भी वहां पर पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज कर देगा सरफेस पे। तो हाँ बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल सही स्टेटमेंट है वेलिसनेरिया के बारे में। मोनोइसिज्म इज फाउंड, मोनोइसिज्म मतलब कि
एक ही प्लांट पे दोनों टाइप के फूल देखने को मिल रहे हैं, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी। मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी जब हमें एक ही प्लांट पे दोनों टाइप के फूल देखने को मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोसिज्म। ठीक है, या मोनोसियस प्लांट। उसके बाद में नेक्स्ट है पोलन ग्रेन और फ्लावर्स आर एक्टिवली कैरिड बाय वाटर करंट। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है वेलिस्नेरिया के बारे में। मतलब पानी, जैसे पानी का फ्लो होता है तो पानी के फ्लो के साथ में ही जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी सारी स्टेटमेंट करेक्ट है वेलिस्नेरिया के रिगार्डिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, all the above are correct. Next question है the most common type of pollination is. Most common type of pollination is, सबसे common type का pollination होता है entomophily. Entomophily मतलब कि जो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ठीक है ना, जब इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं बेटा एंटोमोफिली। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली मतलब कि जब पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होता है। ठीक है ना, बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं। और मेलेकोफिली मतलब स्नेल्स के थ्रू, इसने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। और चिरैप्टेरोफिली मतलब कि बैट्स के थ्रू। ठीक है ना, ये थोड़ा हमें याद रखना है। बट मोस्ट कॉमन जो पॉलिनेशन होता है वो एंटेमोफिली है। और एंटेमोफिली में भी कौन सा जो इंसेक्ट है जो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन में हेल्प करता है, तो बेटा वो है हनी बी। ठीक है ना, हनी बी के थ्रू सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। अमंग एनिमल्स insects particularly bees are the dominant biotic pollinating agent। बिल्कुल हमने अभी बात की है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑफन करेक्ट ऑप्शन ही पूछा था इसने। ठीक है ना, बाकी और स्टेटमेंट देखते हैं। ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल्स often flowers of animal pollinated plants are specially adapted for particular species of animals। तो बिल्कुल बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मतलब बहुत सारे जो एनिमल्स से कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं, तो उनके अंदर कुछ स्पेशल एडेप्टेशन आ जाती है उन्हीं से रिलेटेड। ठीक है ना, इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवार्ड्स लाइक edible vector pollen grain shelter of for egg laying are given to pollinating animals। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, जो पॉलिनेटर्स हैं जो पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स के ऊपर आते हैं, तो बेटा उन्हें रिवार्ड्स में क्या क्या मिलता है? एडिबल, उनको नेक्टर मिलता है, पोलन ग्रेन मिलते हैं। ठीक है ना, शेल्टर मिलता है एग ले करने के लिए कई सारे एनिमल्स को। ठीक है ना, इंसेक्ट्स को। अभी हम आगे वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तीनों तो यहाँ पर हमारी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑल स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉथ प्रोनुबा और चिगैट्रिकुला passes its larval stage in plant pollinated by it। the plant is, देखो मोथ होता है। मोथ मोथ के साथ में हमेशा इस प्लांट को याद रखना है बेटा, यक्का। ठीक है ना, मोथ और यक्का का कॉम्बिनेशन हमें याद रखना है। ठीक है ना, जो मोथ होता है ये अपने जो एग ले करता है, ये एग ले करता है कहाँ पर है? जो ओवरी है, ओवरी के लोक्यूल्स में। ठीक है ना, ओवरी के लोक्यूल्स में ये एग ले करता है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जैसे वहां पर सीड फॉर्मेशन होने लगता है, तो जो इसके एग होते हैं उससे लार्वा निकल के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना, उसके एग से लार्वा बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा ऐसा ये मतलब एक तरीके से यक्का का जो फ्लावर है वो मोथ के लिए शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे जो मोथ है वो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से एक तरीके का सिम्बायोसिस एसोसिएशन है दोनों का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन ऑब्लिगेट एसोसिएशन बिटवीन फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट इज फाउंड इन। देखो बिल्कुल यहाँ पर सेम सेम वही बात आ गई। ऑब्लिगेट एसोसिएशन बिटवीन फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स इज फाउंड इन यक्का। ठीक है ना, तो हमारा ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोवाइड फ्लोरल रिवार्ड टू देयर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जो उनके पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं उनको कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट हैं जो उनको फ्लोरल रिवार्ड्स देते हैं? तो सबसे पहले जोस्टेरा एंड वेलिस्नेरिया। बेटा नहीं, यहाँ पर तो किसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है? वाटर के थ्रू। यहाँ पे हाइड्रिला और कमेलिना नहीं। एमोर्फोफेलस जो कि हमारा टॉलेस्ट फ्लावर है। ठीक है ना, एमोर्फोफेलस जो कि एक टॉलेस्ट फ्लावर है। कितनी हाइट होती है, कितनी लेंथ होती है? 6 फीट। 6 फीट इसकी लेंथ होती है बेटा इस फ्लावर की। और यक्का, ठीक है ना, तो ये दोनों ही फ्लावर अपने पॉलिनेटर्स को क्या देते हैं? रिवार्ड्स, फ्लोरल रिवार्ड्स देते हैं। ठीक है ना, शेल्टर वगैरह देते हैं, जैसे यहाँ पे एग ले कर रहा है मोथ अपने। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे सी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। flowers are usually large, colorful, fragrant। Pollen grains are produced in large number। Pollen grains are light in weight and non-sticky। Sticky pollen grains, stigma inserted and sticky। Stigma is feathery। Edible pollen grains and nectar। Which of the above characters favor entomophily? Entomophily को कौन यहाँ पे फेवर कर रहा है? कौन सी स्टेटमेंट एंटेमोफिली को फेवर कर रही है? सबसे पहले एंटोमोफिली क्या होते हैं बेटा? यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? यहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा है वो इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है। और इंसेक्ट्स के थ्रू जब पॉलिनेशन हो रहा है तो मतलब जो पोलन ग्रेन होंगे वो कैसे होने चाहिए? सबसे पहले तो एडिबल पोलन ग्रेन एंड नेक्टर। ये स्टेटमेंट इनके लिए करेक्ट है। स्टिग्मा इज फेदरी नहीं, ये विंड पॉलिनेशन के लिए करेक्ट है। ठीक है ना, ये किसके लिए करेक्ट है? विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन हो। स्टिग्मा ये इंसेक्ट्स यानी कि एंटेमोफिली के लिए
स्टिकी पोलन ग्रेन्स, यस ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पोलन ग्रेन आर लाइट इन वेट, ये कंडीशन विंड के लिए होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, ये स्टेटमेंट भी विंड के लिए होनी चाहिए क्योंकि वहां पर और उसके बाद फ्लावर्स आर यूजुअली लार्ज कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट, मतलब ये भी हमारी स्टेटमेंट हमारे इंसेक्ट के लिए जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होने वाला है वो है फर्स्ट ऑप्शन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सेवंथ, ठीक है। तो मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ऑल द फॉलोइंग इंक्लूड्स आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये यहाँ पर सभी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस दी हुई है इस ऑप्शन में, लेकिन किसी एक को छोड़कर, ठीक है ना, एक्सेप्ट यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, बिल्कुल ये तो फॉलो कर रहा है आउटब्रीडिंग डिवाइस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब कि हमें बेटा यहाँ पर प्रमोट करना है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है और सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करना है, ठीक है ना, प्रिवेंट करना है। तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो मतलब उसमें क्या चांस है, उसमें क्रॉस पोलिनेशन ही हो पाएगा। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है उसमें तो भी उसमें क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मतलब कि जब अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो अगर उनके अंदर जो पोलन रिलीज का टाइम है और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है अगर वो सिंक्रोनाइज नहीं है, मतलब कि सेम टाइम पर दोनों मैच्योर नहीं हो रहे हैं, तो मतलब वो भी हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइस के लिए परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, या तो मतलब एंथर और स्टिग्मा भी एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन उनकी होनी चाहिए, बिल्कुल ये भी आउटब्रीडिंग डिवाइस के लिए परफेक्ट है। उसके बाद में बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी, देखो मैंने बाइसेक्सुअल फ्लावर है, होमोगैमी है, होमोगैमी मतलब कि जब दोनों मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सेम टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, और क्लिस्टोगैमी मतलब कि जो फ्लावर है वो क्लोज है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, मतलब कि ये तीनों जो ऑप्शन है वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए करेक्ट है, बट यहाँ पर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस नहीं है, ठीक है ना, यानी कि बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी, ठीक है। दोनों केस में यहाँ किसको फॉलो हो रहा है ज्यादा, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन ओवर द जनरेशन प्रोड्यूस। रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उससे, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यू वेराइटीज नहीं होती फॉर्म, उसके लिए क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए, बेटर प्रोजेनी इसके लिए भी क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए, एलिमिनेशन ऑफ वीक ट्रेट इसके लिए भी क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा सी, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 72, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट, ओके अगर फ्लावर हमारा यूनिसेक्सुअल है तो वो किस किस चीज को प्रिवेंट करेगा, ओटोगैमी, ओटोगैमी एंड गिटोनोगैमी, ऑटोगैमी बट नॉट गिटोनोगैमी, ठीक है ना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है बेटा तो मतलब उसमें ऑटोगैमी तो प्रिवेंट होगी, ऑटोगैमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है ना, लेकिन गिटोनोगैमी तो हो सकती है ना, दो अलग अलग उसी पेड़ के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है ना। ऑटोगैमी को समझ लेते हैं बेटा, गिटोनोगैमी क्या होता है, मतलब सपोज करो ये एक फ्लावर है, ये एक प्लांट है, इसका एक फ्लावर ये है और ये एक फ्लावर ये है, ठीक है ना। ये एक मोनोसियस प्लांट है, मतलब कि इस पे दोनों टाइप के फ्लावर आते हैं, मेल और फीमेल दोनों टाइप के फ्लावर आते हैं, तो बट फ्लावर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है ना। तो इसके पोलन ग्रेन अगर इसके स्टिग्मा, इसके इस फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए, यानी कि सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर के बीच में जब पॉलिनेशन हो रहा है तो ये फंक्शनली क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जैसा होता है, बट अगर हम देखें जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है, ठीक है ना, क्योंकि एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जिटोनोगैमी, ठीक है। और ऑटोगैमी, जब इसी ऑटोगैमी क्या है, जब इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन हो और इसी फ्लावर का स्टिग्मा हो, ये ऑटोगैमी है, ठीक है। और जीनोगैमी, जब डिफरेंट प्लांट के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है वो जीनोगैमी, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, जो यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट ऑटोगैमी को बिल्कुल प्रिवेंट करेगा बट नॉट गिटोनोगैमी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसलिए आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेटा, व्हाट इज द जेनेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, आउट क्रॉसिंग मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। क्रॉस पॉलिनेशन के क्या जेनेटिक इंपॉर्टेंस है, देखो आउट क्रॉसिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिनेटर्स, आउटक्रॉसिंग इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन, आंसर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है ना। क्रॉस पॉलिनेशन से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। आउटक्रॉस इंक्रीज द चांस ऑफ स्टेरिलिटी नहीं, आउटक्रॉस प्रमोट इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग को कौन करता है, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, देखो बेटा क्या होता है, सपोज करो यहाँ पर भी हमने एक प्लांट लिया जिसके यहाँ पर इस प्लांट पे भी, मतलब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बेसिकली क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसको ब्लॉक करता है, ठीक है ना, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करता, ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो इसी फ्लावर का जो पिस्टिल है, ठीक है ना, इसी फ्लावर का जो पिस्टिल होगा वो इस फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन आएंगे या फिर इस फ्लावर के एंथर से जो पोलन ग्रेन आएंगे, उन पोलन ग्रेन को
उन पोलन ग्रेन के लिए ये पिस्टिल कंपैटिबल नहीं है, ठीक है ना, इनकम्पैटिबल है। इसी को हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं और ये जेनेटिकली होता है बेटा, ठीक है ना, यहाँ इसमें काफी सारे अलील्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो देखो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अ डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग, तो इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए होता है, बिल्कुल। प्रोवाइड अ बायोकेमिकल ब्लॉक टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन को ब्लॉक करने का काम कर रहा है। और यहाँ पे बायोकेमिकल मतलब कि इसमें जीन्स अलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन को ब्लॉक करने के लिए, इसलिए यहाँ पे टर्म यूज हुई है बायोकेमिकल ब्लॉक, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट है एंश्योर क्रॉस फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इज गवर्न बाय पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, यस। इज गवर्न बाय सीरीज ऑफ मल्टीपल एलील्स, यस। प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर एंड अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, जो यहाँ पे अभी दिखाया बेटा, ठीक है ना, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टिल, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को लेकर ये चारों स्टेटमेंट, चारों पांचों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ऑल आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर, हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर मतलब जिनके पास में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, एक फ्लावर के अंदर। जब हमें जो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों टाइप के ऑर्गन्स फ्लावर के अंदर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को हमें बताना है। पोलिनेशन गिव्स द गारंटी ऑफ द प्रमोशन ऑफ पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट दैट लीड टू फर्टिलाइजेशन, मतलब कि अगर पॉलिनेशन हो गया है तो इसका मतलब कि गारंटी होगी है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यहाँ पे अब होंगी। तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत हो गई है, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिनेशन तो सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, सपोज करो वो पिस्टिल उसके लिए कंपैटिबल ही ना उन पोलन ग्रेन्स के लिए, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी यहाँ पे। द इवेंट फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब द ओव्यूल आर टुगेदर रेफर टू एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। द इवेंट फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा मतलब कि जो पोलन ग्रेन है वो पोलन स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो गए हैं और उसके बाद में पोलन ट्यूब ओव्यूल ये सब मतलब अंटिल पोलन ट्यूब द ओव्यूल आर टुगेदर रेफर टू एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, मतलब जैसे जैसे स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आके लैंड हो गए हैं, ठीक है ना, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आके लैंड हो गए हैं। तो ये यहाँ से उसके बाद में पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, ओव्यूल्स में चेंजेस आएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में, ठीक है ना, ये सब हम पढ़ते हैं पोलन पोलन pistil interaction में, ठीक है ना। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय ओनली प्रमोशन नोट रिजेक्शन ऑफ द पोलन। देखो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होती अगर ये यहाँ पर ओनली प्रमोशन ना लिखता, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट में ओनली प्रमोशन नहीं बेटा, रिजेक्शन के लिए भी, ठीक है ना, दोनों ही केस हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में पढ़ते हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो पिस्टिल के थ्रू उन्हें वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं या फिर उनको रिजेक्ट भी कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में, ठीक है। पिस्टिल हैज नो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर राइट और रॉन्ग, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। पिस्टिल के पास में वो एबिलिटी है कि वो राइट पोलन को और रॉन्ग पोलन को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है ना। इसने बोलते हैं पिस्टिल हैज नो एबिलिटी बट इसके पास में एबिलिटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारी एक एक्चुअल में जो एक सही स्टेटमेंट है वो है बी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, यस ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन आज और ट्रिपल फ्यूजन वाज डिस्कवर्ड बाय नवास्चीन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है बेटा। पोलन ट्यूब शोज टिप ग्रोथ एंड कीमोट्रोपिक मूवमेंट, बिल्कुल कीमोट्रोपिक मूवमेंट शो करती हैं पोलन ट्यूब, क्योंकि जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं वहां से कुछ केमिकल सिक्रेट होता है, उसके अगेंस्ट पोलन ट्यूब माइग्रेट करती है ओव्यूल की तरफ को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है, ऑल इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 79 में बेटा देखो यहाँ पर ये पोलन ग्रेन है, ठीक है ना, इस पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो गया, यहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। और इस पोलन ट्यूब में हमें दो क्या दिख रहे हैं, मेल गैमेट्स दिख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे दो मेल गैमेट्स दिख रहे हैं। तो इसमें पूछा है व्हाई G1 एंड G2 आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जो G1 और G2 हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल क्यों होते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो G1 और G2 हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल इसलिए होते हैं क्योंकि जो जनरेटिव सेल होती है बेटा, जनरेटिव सेल, ठीक है ना, उसी जनरेटिव सेल से ये G1 और G2 बने हैं। ये इस जनरेटिव सेल में होती है माइटोसिस, ठीक है ना, इसमें माइटोसिस होती है। जब जनरेटिव सेल में माइटोसिस होती है तो माइटोसिस के बाद में तो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल ही बनेंगे ना दोनों, ठीक है ना, इसलिए G1 और G2 हमारे आइडेंटिकल होते हैं जेनेटिकली, बिकॉज दे आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस, ठीक है ना, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो शोइंग एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, आइडेंटिफाई ए टू ई, ए से ई को हमें आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। अगर हम एफ से बात करते हैं तो एफ यहाँ पे क्या है, सेंट्रल सेल है, सी पोलर न्यूक्लियाई है, सी पोलर न्यूक्लियाई है। उसके बाद में ई इधर वेजिटेटिव, ई यहाँ पे मेल गैमीट है, ठीक है ना, सॉरी इसका आंसर है हमारा बी, ए ए फिलीफॉर्म, ए फिलीफॉर्म एपरेटस, बी सिनर्जिड सेल, सी पोलर न्यूक्लियाई, डी
मेल गैमीट, ई वेजिटेटिव न्यूक्लियस और सी ई एफ हमारा सेंट्रल सेल, ठीक है ना। यानी कि इसका ऑप्शन अब हमारा हो गया बी, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, एग सेल और मेल गैमीट, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का यहाँ पे हुआ फर्टिलाइजेशन, यानी कि ए क्या है, ए है जाइगोट, ए है जाइगोट, यहाँ पे हुई है P1, P1 मतलब कि सिनगैमी, P1 पे हुई है सिनगैमी, ठीक है। बी मेल गैमीट, दूसरा जो सेकंड मेल गैमीट होता है वो किसके साथ में, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज होता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, और यहाँ पे क्या बनता है, एंडोस्पर्म, ठीक है ना। यहाँ पे बनता है हमारा एंडोस्पर्म और यहाँ पे हुआ है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है ना, ये हुआ है ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो अच्छा एंडोस्पर्म, ठीक है। ए क्या है बेटा, तो ए है जाइगोट, बी पोलर न्यूक्लियाई, सी प्राइमरी एंडोस्पर्म, क्योंकि अभी बना है प्राइमरी एंडोस्पर्म, तो ये तो तीनों में सेम है। उसके बाद में P1 सिंगैमी है, P2 ट्रिपल फ्यूजन है, P2 ट्रिपल फ्यूजन है, और P1 और P2 यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। P3 यहाँ पे क्या हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन, सिंगैमी, जाइगोट, पोलर न्यूक्लियाई, ओके। मतलब कि आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पर, आंसर हो गया हमारा ए, जाइगोट, पोलर न्यूक्लियाई, प्राइमरी एंडोस्पर्म, सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूजन, और डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड डबल फर्टिलाइजेशन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्ड इन डबल फर्टिलाइजेशन, तो डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल न्यूक्लियाई कितने इन्वॉल्व होते हैं बेटा, 5 टोटल न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं। 5 कौन कौन से हैं, देखो, दो एक एग, 5 टोटल न्यूक्लियाई, एक एग, उसके बाद में फिर 2 मेल गैमीट और प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो इस तरीके से 1 2 3 और 2 5, टोटल 5 न्यूक्लियाई का इन्वॉल्वमेंट होता है डबल फर्टिलाइजेशन में। उसके बाद में पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक, कहाँ से एंटर करती है, थ्रू वन डीजनरेटेड सिनर्जिड सेल, ठीक है ना, एक सिनर्जिड सेल को डीजनरेट करती है, वहां से फिर वो एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डबल फर्टिलाइजेशन टोटल नंबर ऑफ मेल न्यूक्लियाई एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल न्यूक्लियाई इन्वॉल्वड आर, कितने मेल न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं, मेल न्यूक्लियाई, तो बेटा 2 मेल न्यूक्लियाई इन डबल फर्टिलाइजेशन, 2 मेल न्यूक्लियाई और 3 फीमेल न्यूक्लियाई, यानी कि एग और 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 मेल न्यूक्लियाई और फीमेल, यानी कि 2 और 3, क्या हो जाएगा हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना, 2 और 3। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन म्योसिस प्रोड्यूस हाउ मेनी गैमेट्स, एक म्योसिस से कितने गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, एक म्योसिस से कितने गैमेट्स बन रहे हैं। देखो, मेगास्पोर सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल है या फिर पोलन मदर सेल है, उसमें म्योसिस होती है, ठीक है ना, उसमें म्योसिस होती है। तो म्योसिस के बाद में क्या बनता है बेटा, म्योसिस के बाद में यहाँ पे माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर हमें मिले। अब एक माइक्रोस्पोर में फिर क्या होती है, माइटोसिस, ठीक है। और इस एक माइक्रोस्पोर से हमें 2 मेल गैमेट मिलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मेल गैमेट पूछिए ना, तो 2 मेल गैमेट मिलते हैं, क्योंकि 2 सेल डिवीजन होता है, 3 सेल स्टेज याद करो थोड़ा चैप्टर को, ठीक है ना, उसमें 2 मेल गैमेट होते हैं, यानी कि एक माइक्रोस्पोर से 2 मेल गैमेट मिल रहे हैं, तो 4 माइक्रोस्पोर से कितने मेल गैमेट मिलेंगे, 8 मेल गैमेट मिलेंगे 4 माइक्रोस्पोर से, ठीक है। और यही पूछा इसने, वन म्योसिस प्रोड्यूस हाउ मेनी मेल गैमेट, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8। उसके बाद में फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड, देखो जो oosphere होता है बेटा, ये होता है ये है बेसिकली एग को ही हम oosphere बोलते हैं, यानी कि इसकी हैप्लॉइड कितनी होती है, हैप्लॉइड एन होता है। माइक्रोस्पोर हमारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, सिनर्जिड हैप्लॉइड होते हैं, एंटीपोडल्स हैप्लॉइड होते हैं, oospore ये इसको जाइगोट भी बोलते हैं, ठीक है ना, जाइगोट ये डिप्लॉइड होता है 2n, न्यूसेलस 2n होता है, प्लेसेंटा 2n होता है, चैलेजा 2n होता है, एंडोस्पर्म 3n होता है, एंडोस्पर्म 3n होता है, टैपिटम 2n होता है, ठीक है ना। और ये मल्टी प्लॉइडी भी होती है टैपिटम की, ठीक है ना, मल्टीपल हमें सेट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे 2n। तो यहाँ पे भी जो होता है, फॉलोइंग ग्रुप्स शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्लॉइडी इन ओव्यूल और सीड, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि n के बाद में 2n, 2n के बाद में 3n, इस प्लॉइडी में हमें दिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा a n e, एन ई पे क्या है हमारा, ओके जाइगोट, और यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है ना बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रेडिकल इज 16, यानी कि रेडिकल जिससे रूट्स फॉर्म होंगी आगे, रेडिकल्स में क्रोमोसोम नंबर 16 जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 16 है। व्हाट विल बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ट्यूब न्यूक्लियस, यानी कि 2n होगा, ट्यूब न्यूक्लियस के में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, n होंगे, n, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स में भी कितने होंगे, हैप्लॉइड, डेफिनेटिव न्यूक्लियस 2n होता है, और एंडोस्पर्म 3n होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिप्लॉइड है, क्रोमोसोम इन रेडिकल, यानी कि 2n, ये हमें 2n दे रखा है, यानी कि जो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर होगा वो 8 होगा, यहाँ पर भी 8 होगा, इनमें 16 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा
24 24 यानी कि 8 8 16 और 24 आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा हुआ है फीमेल प्लांट इज डिप्लॉयड एंड मेल प्लांट इज टेट्राप्लॉयड, ठीक है ना, यानी कि 4n और ये है 2n, ठीक है। फाइंड आउट द करेक्ट मैच। एम्ब्रियो कैसा होगा, एम्ब्रियो यानी कि 2n होगा, बट यहाँ पे जो इसके गैमेट्स बनेंगे बेटा, इसके गैमेट्स तो n बनेंगे, लेकिन इसके जो गैमेट्स बनेगा वो यहाँ पे 2n बनेगा। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो की प्लॉइडी होगी वो n प्लस 2n यानी कि 3n होगी। एम्ब्रियो की जो प्लॉइडी होगी वो 3n होगी। 3n सिर्फ इसी में रखा है, यानी कि आंसर तो हमारा ऑलरेडी करेक्ट हो गया है, यही आंसर होगा, बाकी भी मैच कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है अब एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होगी, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी देखो, दो पोलर न्यूक्लाई होंगे वहां पर, यानी कि एक की प्लॉइड दोनों की n होंगे, उसके बाद में जो मेल गैमेट आके फ्यूज होगा उनके साथ में वो 2n है, ठीक है। तो n प्लस 2n यानी कि 4n हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से बेटा आप इसको मैच करना, ठीक है ना। 4n 2n, एग की प्लॉइडी कितनी है n, पोलन की 2n, एल्यूरोन लेयर क्योंकि ये किसका पार्ट है एंडोस्पर्म का, तो 4n होगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा ए हो गया है। उसके बाद में द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म हैव 24 क्रोमोसोम्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द गैमेट्स। गैमेट्स एक एंडोस्पर्म के पास में कितने क्रोमोसोम्स है, 24 क्रोमोसोम्स है, तो गैमेट्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, एंडोस्पर्म क्या होता है 3n होता है, 3n तो मतलब 8, 8 हैप्लॉइड नंबर क्या होगा यहाँ पे n क्या होगा इसका 8, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 होंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 90 द मेल गैमेट इज x एंड एग इज 3x, x और 3x है, द प्लॉइडी लेवल इन एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, बिल्कुल x एम्ब्रियो की 4x हो जाएगी, एम्ब्रियो की 4x हो जाएगी बेटा, और एंडोस्पर्म की x x x प्लस x और सॉरी मेल गैमेट की x है, मेल गैमेट की x है और एग की 3x है, यानी कि 3x प्लस ओके एक मिनट 3x प्लस और इसके साथ में एग की 3x है, तो 3x की प्लॉइडी यानी कि 3x के दो पोलर न्यूक्लाई होंगे और प्लस x मेल न्यूक्लाई की x है, ठीक है ना, उसके साथ में यानी कि 3 ये होगी 7, ठीक है। 4 एंड 7, 4x इन एम्ब्रियो एंड 7x इन एंडोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन बाइसेक्सुअल फ्लावर व्हिच ऑफ द सीक्वेंस इज करेक्ट, कौन सी सीक्वेंस यहाँ पे करेक्ट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले इमेस्कुलेशन करते हैं। इमेस्कुलेशन मतलब कि स्टैमन को रिमूव किया जाता है, ठीक है ना। इमेस्कुलेशन आर्टिफिशियली हम स्टैमन को बर्ड स्टेज में ही उन्हें मैच्योर होने से पहले ही रिमूव कर देते हैं, फिर उसके बाद में बैगिंग कर देते हैं उसकी, ठीक है ना। बैगिंग के बाद में फिर क्रॉस पोलिनेशन किया जाता है, क्रॉस पोलिनेशन के बाद में फिर से रीबैगिंग कर देते हैं ताकि कोई भी वहां पर कोई चांस ना हो उसमें कंटेमिनेशन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 92 इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स अबाउट इमेस्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 92 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट इमेस्कुलेशन, यानी कि इमेस्कुलेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। देखो सबसे पहले है ड्यूरिंग इमेस्कुलेशन प्रोसेस स्टिग्मा इज रिमूव्ड, तो बेटा सबसे पहले तो यही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर फॉल्स हो गई है, क्योंकि इमेस्कुलेशन के प्रोसेस के टाइम पे हम स्टिग्मा को रिमूव नहीं करते हैं, हम रिमूव करते हैं स्टैमन, ठीक है ना। यहाँ पर स्टैमन को रिमूव किया जाता है, स्टैमन जब तक मैच्योर नहीं होते, मैच्योर होने से पहले स्टैमन को बाइसेक्सुअल फ्लावर में से रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स आर बैग्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। अब जो हमने इमेस्कुलेटेड फ्लावर है यानी कि जिनमें से हमने स्टैमन को रिमूव कर दिया है, अब उनके उनके ऊपर हम उनकी बैगिंग कर देते हैं ताकि सेल्फ पोलिनेशन को हम प्रिवेंट कर सके, ठीक है। उसके बाद में इमेस्कुलेशन इज द रिमूवल ऑफ स्टैमन बिफोर मैच्योरेशन ऑफ सिलेक्टेड बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। उसके बाद में इट इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट यानी कि फॉल्स अबाउट इमेस्कुलेशन, यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इमेस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन फ्लावर्स आर, कब हमें इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। इमेस्कुलेशन हम नहीं करते अगर हमारा फ्लावर कैसा होगा बेटा, यूनिसेक्सुअल होगा। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो इमेस्कुलेशन की नीड ही नहीं है, ठीक है ना। बाइसेक्सुअल में इमेस्कुलेशन करना पड़ेगा, इंटरसेक्सुअल मतलब कि बाइसेक्सुअली, ठीक है ना, आइदर ए और बी, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन द पर्पस ऑफ बैगिंग, द पर्पस ऑफ बैगिंग बाय बटर पेपर एंड इमेस्कुलेटेड फ्लावर इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, क्यों करते हैं हम बैगिंग, क्यों करते हैं बेटा, ठीक है ना। ये जो हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के टाइम पे जो इमेस्कुलेशन के बाद में फिर हम बैगिंग करते हैं, तो क्यों करते हैं बैगिंग, टू प्रिवेंट इंट्रा फ्लोरल पॉलिनेशन, इंट्राफ्लोरल, इंट्राफ्लोरल माने कि मतलब कि हमारा जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसी फ्लावर के अंदर हम पॉलिनेशन को रोक रहे हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को। बट बेटा हमने तो जो हमारे पास जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है उसमें तो हमने स्टेमन को तो रिमूव ही कर दिया, तो वहां पे इंट्राफ्लोरल पॉलिनेशन का तो मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम द पोलन ऑफ द सेम फ्लावर, ये स्टेटमेंट भी नहीं है दोनों ही। टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम द पोलन ऑफ द सेम फ्लावर नहीं, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ ईच स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन, मतलब कोई भी ताकि जो उसका स्टिग्मा है इमेस्कुलेटेड फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा है उस पे कोई कंटेमिनेटेड कोई भी अनवांटेड पोलन आके लैंड ना हो जाए, इसीलिए हम उसकी बैगिंग करते हैं, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सेम ही है बेटा, ठीक है ना, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा लैंग्वेज का फर्क है, ठीक है। और 4 रीबैगिंग तो नहीं, तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट हो गया ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब
देखो बेटा, इस क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 95, कोकोनट लिक्विड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज सराउंडेड बाय व्हाइट किरणल विच इज। तो जो लिक्विड होता है कोकोनट के अंदर जिसको हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं, तो वो किस जो व्हाइट किरणल से सराउंडेड है उसको हम क्या बोलते हैं? तो बेटा वो बेसिकली क्या होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है ना। हमें पता है कि एंडोस्पर्म 3 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जब सिर्फ फ्री न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म जब ये न्यूक्लियाई है ये सेल मेम्ब्रेन से कवर हो गए हैं, ठीक है ना, इसलिए हम इसको सेलुलर एंडोस्पर्म बोल रहे हैं। हेलोबियल एंडोस्पर्म जब दोनों कंडीशन हमें देखने को मिलती है एक प्लेस पे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी और सेलुलर एंडोस्पर्म भी, ठीक है ना। देखो इस वाले एरिया में हमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है और इधर साइड में नीचे की तरफ और चारों तरफ भी हमें क्या देखने को मिल रहा है इसमें? सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन एग इज कॉल्ड। तो बेटा इसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है ना। एम्ब्रियोजेनेसिस में जाइगोट से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो उसको एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोलाइसिस मतलब कि किसी वजह से जब एम्ब्रियो डिजेनरेट हो जाए, ठीक है ना, या उसकी ग्रोथ रुक जाए, ठीक है, उसकी लाइसिस हो जाए, एम्ब्रियोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ब्रेकडाउन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट है मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है? मॉर्फोजेनेसिस मतलब कि ये प्लांट में पूरा टाइम देखने को मिलता है, मतलब जब कोई प्लांट है उसमें वेजिटेटिव, उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, उसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो रही है, तो ऑल द टाइम हमें मॉर्फोजेनेसिस देखने को मिलती है, ठीक है ना। किस तरीके से जो प्लांट है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे वो रूट्स में, शूट में, स्टेम में किस तरीके से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें कवर होती है मॉर्फोजेनेसिस में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी है पी महेश्वरी, ठीक है। स्वामीनाथन ये रिलेटेड है ग्रीन रेवोल्यूशन से, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 98, एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी न्यूक्लियस। Endosperm in angiosperm is formed from secondary nucleus after fertilization but prior to embryogenesis. Yes, बेटा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है उससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, बट एम्ब्रियोजेनेसिस से पहले, जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन होता है, ठीक है ना, और उसके बाद में फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, जैसे जाइगोट बनता है फिर एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट होगी हमारे यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, गो थ्रू द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे इसने हमारे से पूछा कि एक्स क्या है, ठीक है। देखो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है और हम देख रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या कर रहा है बेटा? फ्रीली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पर फ्री न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स यहाँ पर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है ना, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। यहाँ पे हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट्स प्रायर टू फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। यानी कि जाइगोट में जब डिवीजन शुरू हो जाते हैं, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू हो जाती है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस से पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। Endosperm, angiospermic endosperm is mostly 3n while gymnospermic 1 is n. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज न्यूक्लियर, ठीक है। कोकोनट हैज बोथ लिक्विड न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म, दोनों टाइप के न्यूक्लियस होते हैं कोकोनट के पास में। मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन टेंडर कोकोनट इज लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा बेटा यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे इसने फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था, ठीक है ना। तो फॉल्स स्टेटमेंट में ये गलत है। मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन टेंडर कोकोनट, जो कोकोनट के अंदर जो वाटर होता है, मिल्की वाटर होता है, उसको ये फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहा है, लेकिन ये फीमेल गैमेटोफाइट नहीं होता बेटा, ये तो क्या है? ये तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है ना, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो बेटा ये हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अभी इस चैप्टर के 100 क्वेश्चंस हमें और कंप्लीट करने हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में हम 100 आगे के नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चंस हैं वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लें, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, ओके, थैंक यू सो मच बेटा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन so you will receive the notification of my next video. Okay, thank you so much and bye bye.